अस्सलामुअलैकुम। अंग्रेज़ों के बरसगीर पर कब्ज़े के बाद आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की औलाद का क्या अंजाम हुआ और आजकल मुग़लिया ख़ानदान किन हालात में ज़िंदगी गुजार रही है, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। बहादुर शाह ज़फ़र अपने ख़ानदान के आखिरी मुग़ल बादशाह थे। 1857 की पहली जंग आज़ादी के वक्त बहादुर शाह ज़फ़र 82 साल के थे। असल हुकूमत अंग्रेज़ों के पास थी। अंग्रेज़ों ने इन पर हुकूमती मुजरिम और फ़ौजियों के कत्ल के इल्ज़ाम में अदालत के ज़रिए गद्दारी का मुकदमा चलाया। मुकदमे में पेश किए गए सबूत बहुत ज़्यादा जुल्म आमेज़ थे और कानून आम होने के बावजूद अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को मुजरिम करार देकर बादशाह को सज़ाए मौत सुना दी। बाद में सज़ाए मौत को जलावतनी में तब्दील करके ज़िंदगी भर के लिए रंगूर भिजवा दिया गया। रंगूर के एक शिकस्ता हाल मकान में बहादुर शाह ज़फ़र अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे। फिर इसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र की औलाद का क्या अंजाम हुआ और अब वो किस हाल में है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। ख्वाजा हुसैन निज़ामी, जो कि उर्दू अदब के मशहूर अदीब गुज़रे हैं, उन्होंने अपनी किताब बेगमात के आंसू में मुग़लिया सल्तनत के ख़ात्मे के बाद बहादुर शाह ज़फ़र की औलाद के हालात बयान किए हैं। ख्वाजा हुसैन निज़ामी अपनी किताब में लिखते हैं कि 1858 में जब अंग्रेज़ों ने सिखों की मदद से मुग़लिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र को गदर के मुकाम पर शिकस्त दी और दिल्ली पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया, तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को इनके अहले खाना सिमत एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया। कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज़ों ने इसके 20 बेटों में से 18 को सरेआम कत्ल किया। बहादुर शाह ज़फ़र के सिर्फ 2 ही बेटे मिर्ज़ा जवान बख्श और मिर्ज़ा शाह अब्बास जिंदा बचे। उन्होंने मुग़लिया ख़ानदान की नस्ल को आगे बढ़ाया। अंग्रेज़ों की जानिब से बहादुर शाह ज़फ़र के कत्ल किए गए 18 बेटों में से 3 के सर काट कर दिल्ली के खूनी दरवाजे पर लटकाए गए। बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने बेटों के कटे हुए सरों को अपने हाथ में लेकर दर्द भरे अल्फाज में इनके लिए दुआ करते हुए कहा, तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखरू होकर बाप के सामने अपना फ़र्ज़ अदा करती है। इसके बाद शहजादों के धड़ों को कोतवाली के सामने और कटे हुए सरों को खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया, ताकि आइंदा कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसा इक़दाम ना उठा सके। इतनी शफाकी के बाद भी जब अंग्रेज़ों को चैन न आया तो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र पर गद्दारी और फरेबदही का मुकदमा चलाया। मुकदमे का ढोंग 44 दिन तक चलता रहा और आखिर में बादशाह को सज़ाए मौत सुना दी गई। सज़ाए मौत को बाद में जलावतनी में तब्दील करके इनको और इनकी बीवी और इनके दोनों बेटों सिमत बर्मा जलावतन कर दिया गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इंतहाई बुरे हालत में गुजारी। 1862 में जब बर्मा में बहादुर शाह ज़फ़र की वफ़ात हुई तो जवां बख्त ने अपने वालिद बहादुर शाह ज़फ़र और माँ बेगम ज़ीनत महल को अपने हाथों से रंगूर की खाक में दफन किया। किसी नई बगावत के खौफ से अंग्रेज़ों ने इनके दोनों बेटों को हिंदुस्तान वापस न जाने की शर्त पर जिंदा रखा। इसे बर्मा में एक बंगला इनायत कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ इस बात से बाखूबी वाकिफ़ थे कि अगर ये दोनों शहजादे हिंदुस्तान वापस आ गए तो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की औलाद की हैसियत से ये हमारे ख़िलाफ़ किसी भी नवयत का इक़दाम उठा सकते हैं। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ा जवान बख्श और मिर्ज़ा शाह अब्बास को फिर दोबारा कभी भी हिंदुस्तान का रुख न करने दिया और यूँ इन दोनों शहजादों ने अपनी बाकी की तमाम ज़िंदगी रंगूर में ही गुजार दी। जहाँ तक इन दोनों शहजादों की अजवाज़ी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है तो बाज़ मुहक्कीन के मुताबिक मिर्ज़ा शाह अब्बास की शादी रंगूर की एक सौदागर की बेटी से हुई, जिनसे इनकी कई औलादें हुई, जो आज के दौर में भी गुर्बत की वजह से रंगूर के एक इलाके में कच्ची गलियों की बदबूदार झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं। जैसा कि दूसरी तरफ मिर्ज़ा जवान बख्श का एक ही बेटा था, इसका नाम मिर्ज़ा जमशेद बख्श था। 1984 में जिगर की बीमारी की वजह से मिर्ज़ा जवान बख्श का इंतकाल हो गया। जवां बख्श का बेटा जमशेद बख्श जो बर्मा में पैदा हुआ और इसने वहीं अंग्रेज़ी तालीम हासिल की। जमशेद बख्श को भी हिंदुस्तान आने की इजाज़त ना मिल सकी। इसने 60 साला ज़िंदगी बर्मा में ही गुजार दी और बेशुमार राज सीने में लिए 1921 में इसका इंतकाल हो गया। जमशेद बख्श की वफ़ात के बाद इसकी कुछ ही अरसे बाद इसकी बीवी भी चल बसी। वालदैन की वफ़ात के बाद इसके 3 साला बेटे बेदार बख्त को इसका एक दूर का चचा कलकत्ता ले आया, ताकि अंग्रेज़ हुकूमत से इसकी पेंशन ली जा सके, जो बाप की वफ़ात के बाद बंद हो गई थी।
انگریز نے اس جرم کی سزا میں چچا کو فوراً گرفتار کر لیا۔ بعد میں بیدار بخت کی پینشن اس شرط پر بحال کی گئی کہ وہ کسی سیاسی جلسے میں سامنے نہیں لایا جائے گا اور کسی سے اس کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی، چنانچہ وہ گمنامی کی زندگی گزارنے لگا۔ اسے 50 روپے انگریز سے، 50 روپے نظام آف حیدرآباد سے اور 100 روپے نظام الدین اولیاء فنڈ سے ملنے لگے۔ بیدار بخت جس اسکول یا کالج میں پڑھا، ساتھ بیٹھے طلباء کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ یہ وہی سابقہ مغل شہزادہ ہے۔ انڈیا پاکستان کی تقسیم کے بعد بھی بیدار بخت کبھی سامنے نہیں آیا۔ آزادی ملنے کے بعد مرزا بیدار بخت کی اصل شناخت کے بارے میں جب سب کو معلوم ہوا تو ان کو آخری مغل بادشاہ کے پرپوتے کی حیثیت سے ہندو سرکار کی طرف سے بھیک کے طور پر ماہانہ کچھ پینشن دی جانے لگی۔ 1950 کی دہائی میں مرزا بیدار بخت نے سلطانہ بیگم نامی عورت سے شادی کی، جس سے ان کی 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ مرزا بیدار بخت جب تک زندہ تھے، جب تک بھارت سرکار مرزا بیدار بخت کی بیوی کو 400 روپے ماہانہ پینشن دیتی تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے لیے ہندو سرکار نے پینشن دینا بند کر دیا۔ پینشن بند ہونے کے بعد ان کی بیوی اور بچوں کے حالات مزید بدتر ہو گئے۔ ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مرزا بیدار بخت کی بیوی کو اپنے 6 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کلکتہ کے علاقے میں چائے کی دکان کھولنا پڑی۔ 1982 میں سلطانہ بیگم کو بہادر شاہ ظفر کے پرپوتے کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے ہندو سرکار کی طرف سے ایک سرکاری مکان بھی دیا گیا، جو کہ 1983 کے اختتام تک ان سے واپس لے لیا گیا۔ سرکاری مکان چھیننے کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پرپوتے کی بیوہ اور ان کی اولاد بھی کلکتہ کے ایک چھوٹے سے 2 کمرے کے مکان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ 2015 میں سلطانہ بیگم منظر عام پر آئیں۔ انہوں نے مختلف ڈاکومنٹ سے ثابت کیا کہ وہ بیدار بخت کی جوزا ہیں۔ البتہ یہ اعتراض ضرور کیا جا سکتا ہے کہ مرزا بیدار بخت کی وفات کے بعد انہوں نے ایک درزی سے شادی کر لی تھی۔ ان کا ایک بیٹا کمال دوسری شادی سے ہے۔ محمد بیدار بخت سے 5 بیٹیاں ہیں، جن میں سے 4 کی شادی ہو چکی ہے، حالانکہ ان کی 4 بیٹیوں کی بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ مختلف تنظیموں نے ان کے لیے آواز اٹھائی تو ہندو سرکار نے ان کی ایک بیٹی کو 15,000 کی ملازمت دے دی، جنہوں نے تقریباً 350 سال پورے برصغیر پر حکومت کی۔ آج ان کی اولادیں انڈیا اور برما کے گلی کوچوں میں انتہائی غربت کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ جب بہادر شاہ ظفر کو ملک بدر کر کے رنگور بھجوا دیا گیا تو انہوں نے اپنے آخری شعر میں لکھا تھا، کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.